Hello everyone, welcome to Vyas IAS. So this is the next video on the very important topic, that is what are the mistakes. क्या mistakes ऐसी हैं जो यूजुअली यूपीएससी एस्पिरेंट्स कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन में. अब यूपीएससी एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन में मिस्टेक कर देते हैं या तो जब वो एकदम बिगनर्स हैं उस टाइम पे. ठीक है, कोई भी एक बिगनर हो. बिगनर कौन होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है, पर्सन ए है. ही इज़ प्लानिंग टू जॉइन ही इज़ प्लानिंग टू प्रिपरेशन करने के लिए वो सोच रहे हैं यूपीएससी की, ऑफ कोर्स. एंड उनका जस्ट अभी कॉलेज का ग्रेजुएशन फिनिश हुआ है. सो ही और शी इज़ अ कंप्लीट बिगनर. बिल्कुल बिगनर है. ही डोंट नो, शी डोंट नो कि कैसे करना है, क्या है, कुछ भी नहीं पता. माइट बी पॉसिबल कि उनको पहले से पता हो, बट आई एम टेकिंग द केस जहाँ पे उसको बिल्कुल भी नहीं पता है. तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वो बिल्कुल बिगनर है एंड ही डोंट नो कि कैसे करना होता है, क्या है, कुछ भी नहीं पता. ठीक है, और वो उनको ये भी सोच रहे हैं यूपीएससी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए. तो कौन सी चीज़ों का उन्हें ये सोचते हुए, ये डिसाइड करते हुए कि शुड आई गो फॉर इट और शुड आई नॉट, तो कौन सी चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए, क्या गलतियों से बचना चाहिए प्रिपरेशन करते समय. ठीक है, ये तो हुआ एक चीज़. दूसरी चीज़ हम देखेंगे जो बिगनर नहीं है बट दे आर इनटू द प्रिपरेशन. वो प्रिपरेशन के फेज़ में अब एंटर कर चुके हैं, तो अब उनको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है. एंड तीसरे फेज़ वो होता है जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2-3 अटैम्प्ट दे चुके, तो वो लोग भी क्या मिस्टेक्स ना करें. या हो सकता है वो ऑलरेडी ऐसी मिस्टेक्स कर रहे होंगे, इस वजह से वो उनका प्रीलिम्स हो या मेंस हो क्रैक नहीं हो पा रहा होगा. तो वो भी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे. इट कैन बी अ लॉन्ग वीडियो, बट ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, बिगिनर्स के लिए, फिर इनटू द प्रिपरेशन और ऑलरेडी वाले के लिए. तो आप उस तरीके से इसको देख सकते हैं. ठीक है, 2x की स्पीड में भी देख के आप इसको समझ सकते हैं, सो दैट आपको ये चीज़ें समझ आए. बट अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो तो आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो को ढंग से देखिएगा, इसको नोट डाउन करिएगा पॉइंट्स की क्या क्या चीज़ें मैं बता रही हूँ. और ये मिस्टेक्स जब आप सोच लें, ये फाइनलाइज़ कर लें कि यार हाँ मुझे तो प्रिपरेशन करनी है, नो मैटर कि कौन क्या बोल रहा है. अगर आपने ये डिसाइड कर लिया इस फेज़ में, तो फिर ये चीज़ें, ये मिस्टेक जो मैं बता रही हूँ, ये मिस्टेक्स आप नोट कर लेना और इनको डेली आपको खुद को रिमाइंड करना है. यू नीड टू रिमाइंड दीज मिस्टेक्स डेली कि यार ये मिस्टेक्स मुझे नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है. ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि जितने बिगनर्स जो होते हैं ना, ये लोग डायरेक्शन लेस है. आप लोगों को नहीं पता कि यार कैसे करना है, क्या है. यू आर मोर इनटू अ डायरेक्शन लेस. ठीक है, आप लोग ज़्यादातर ऐसा होता है कि डायरेक्शन लेस है. यू डोंट नो कि कहाँ जाना है, क्या है. ये लोग क्या करते हैं, ठीक है यार किसी ने बता दिया ये करना है, ये ले लिया, ये बताना ये करना है, किसी ने बोल दिया बहुत मुश्किल है तो ठीक है मुश्किल है, किसी ने बोल दिया कुछ, किसी ने बोल दिया. तो आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा कामली बैठ के सोचें कि क्या है क्या नहीं है. ठीक है, फिर ये होता है कि एक बार घुस गए, ठीक है, सोच लिया चल कोई नहीं कर लेते हैं, बट लेटर डिसाइड हुआ कि यार नहीं हो पा रहा. अटेम्प्ट वेस्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है क्वालिटी में. तो वही है, आपको पहले से समझना चाहिए. ठीक है, बिगनर्स हो या कैसे भी हो, आपको पता होना चाहिए यूपीएससी में क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या गलतियों से आपको बचना है. क्योंकि जितने ज़्यादा बिगनर्स हैं ना, उनके पास टाइम उतना ज़्यादा होता है, क्योंकि वो टारगेट लेके चलते हैं मैं अगले साल वाला अटेम्प्ट दूंगा. पूरा 1 साल होता है या फिर 2 साल वाला अटेम्प्ट देते हैं. तो जितना ज़्यादा टाइम होता है ना, हम लोग उतना ज़्यादा कैजुअल ले लेते हैं चीज़ों को. हम लोग सोचते हैं यार ठीक है हो जाएगा, बहुत टाइम है. तो आधे से ज़्यादा टाइम, हमारा 90% ऑफ द टाइम मेजरली क्या होता है, कैजुअलिटी में ही निकल जाता है. मतलब कैजुअली हम निकाल देते हैं. फिर लास्ट के मंथ्स आने लगते हैं, फिर स्ट्रेस आने लग जाता है, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता और फिर बस वही स्ट्रेस एंड ऑल हो जाता है. तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ जिससे कि आपको पता हो कि अगर आप बिगनर्स हो या किसी भी फेज़ में हो कि आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है. ठीक है, समझ आई बात. देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो है वो ये है कि कोशिश ये करनी है कि यू हैव द बेसिक नॉलेज. व्हाट इज़ बेसिक नॉलेज? बेसिक नॉलेज किस सेंस में? यूपीएससी के लिए. यूपीएससी को आपको अटेम्प्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी क्या है वगैरह वगैरह, ये सब बातें तो है ही. बट इसके अलावा जो मेन चीज़ें हैं वो ये है कि आपको पता होना चाहिए यूपीएससी का पैटर्न क्या है, इम्पॉर्टेंटली सिलेबस क्या है, और पीवाईक्यूज़ वगैरह क्या है. यानी कि रिक्वायरमेंट आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी का एग्ज़ाम क्या डिमांड करता है, क्या चीज़ उसमें चाहिए होती है, कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है, सिलेबस वगैरह क्या होता है.
ठीक है। सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए यूपीएससी में सिलेबस क्या है। बल्कि एक अच्छी चीज़ तो ये होती है कि आप लोग सिलेबस को अच्छे से पहले एनालाइज करें, चाहे आपको 4 to 5 डेज़ ही लग जाए, बट वो सिलेबस को पहले समझिए, देखिए कि क्या क्या सिलेबस है। और अगर आपने सोच लिया कि हाँ मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो डेली अपने टेबल पे उसको प्रिंट करा के सिलेबस को रखिए, उसको डेली की डेली रीड करिए। देखिए, हो सकता है कि शुरू में आपको नहीं समझ आए, इट इज़ पॉसिबल दैट कि आपको स्टार्टिंग में समझ ना आए सिलेबस क्या है, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हो सकता है शुरू में 50% आ जाए समझ, 10% आए, 20% आए, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको पूरा सिलेबस रट गया होगा और आपको चीज़ें समझने आने लग गई होगी। देखिए, सिलेबस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो आपको ये नहीं पता होगा कि पढ़ना क्या है। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको ये नहीं पता कि पढ़ना क्या है। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता तो आपको ये पता ही नहीं होगा। मैं बोलूँ न्यूज़पेपर पढ़ना है, हिंदू न्यूज़पेपर बच्चे लेके बैठ जाते हैं हिंदू। अब हिंदू में वो एक एक चीज़ लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, तो पूरा दिन तो आप हिंदू पढ़ने में लगा दोगे। तो ये चीज़ तो पता होना ज़रूरी है कि सिलेबस में क्या आना चाहिए, क्या न्यूज़पेपर में क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी, बुक्स में भी क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी बनती है, तो उसके लिए आपको सिलेबस को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा पीवाईक्यू, हो सके तो पास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करिए। पास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ अगर आप एनालाइज करते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया लगता है कि यार पेपर किस तरीके से पूछा जाता है, क्या चीज़ें आ जाती है सिलेबस में से, कितना चीज़ किसकी वेटेज है। तो ये सब एनालाइज करना थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है जब आप प्रिपरेशन करने के लिए सोच रहे हैं। किसी और की वीडियोस देखने से अच्छा होता है कि आप ये वीडियोस भी देख लें किसी की, कि यार पैटर्न समझ लेते हैं, सिलेबस समझ लेते हैं। उससे बेटर होता है कि आप खुद देख के खुद समझिए, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है। उसके बाद बात आती है कि आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सिलेबस वगैरह ठीक है, आपने समझ लिया, पैटर्न देख लिया, ये सब चीज़ें ठीक है, बट दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि यू हैव टू फाइनलाइज योर बुक। यू हैव टू फाइनलाइज योर बुक। यार, फाइनलाइज योर बुक्स का मतलब क्या है? देखिए, फाइनलाइज योर बुक्स का मतलब ये है कि आप अपने एकदम बिगनिंग वाले फेज़ में ये डिसाइड कर लीजिए कि विच रिसोर्सेज यू हैव टू फॉलो। रिसोर्सेज कौन से आपको फॉलो करने हैं। यू शुड नो दिस थिंग कि यार मुझे सिर्फ ये एक जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, मुझे हिस्ट्री में ये बुक्स पढ़नी है, मैंने ये बुक रख ली। पॉलिटी में मुझे लेट से लक्ष्मीकांत है या कोई भी आप रेफ़र कर रहे रिसोर्सेज वो होनी चाहिए। ज्योग्राफी के लिए मैंने जीसी लिया होंगे या एनसीईआरटीज रख ली, ठीक है। इसी तरह इकोनॉमिक्स के लिए आपने कोई बुक रख ली। तो ये सारे सोर्सेज आपको पहले से ही पता होने चाहिए, आपके पास कलेक्ट होने चाहिए कि मुझे सिर्फ ये रिसोर्सेज के लिए, मतलब ये रिसोर्सेज को रेफ़र करना है। ऐसा नहीं कि अच्छा तूने ये पढ़ा मैं ये भी रख लेता हूँ, तूने ये पढ़ा ये भी रख लेता हूँ, मतलब मल्टीपल रिसोर्सेज लेने की नीड नहीं होती है। What you have to do is you have to finalize your book list। बुक लिस्ट पे हालांकि हम वीडियोस भी बनाएंगे, बट बात ये आती है उससे पहले कि अगर आप लोग उससे पहले ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको बुक लिस्ट बनानी है, और ऐसा नहीं कि बुक लिस्ट में आप बुक्स को होल्ड कर लो। यू डोंट हैव टू होल्ड द बुक्स। आपको ये कोशिश करनी है कि आप कम से कम बुक्स रखें, जो मेन बुक्स हैं वो रखें, और कुछ वैल्यू एडिशन के लिए अलग अलग सोर्सेज आपको रखने हैं, तो वो धीरे धीरे आपके अपडेट होते रहेंगे। बट मेन बुक्स कौन से यूज़ करना है, क्या रिसोर्सेज फॉलो करना है, ये सब आपको स्टार्टिंग में ही देखना पड़ेगा। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और आपके पास बुक्स ही नहीं पता तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप ढंग से स्ट्रैटेजाइज नहीं कर पाओगे चीज़ें। आपको यही नहीं पता लगेगा कि यार पढ़ना क्या है। मैंने हिस्ट्री की बुक मिल गई, चल हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देता हूँ, थोड़े दिन बाद यार मन नहीं पॉलिटी पढ़ना शुरू कर, ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू डिसाइड कि आपको कैसे करना है। बुक्स आपके पास होंगी, रिसोर्सेज आपके पास होंगी, तो आप एक अच्छे से प्लान बना पाएंगे, स्ट्रैटेजाइज कर पाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे पहले करना है, कौन सा सब्जेक्ट मुझे कब करना है। एक मोमेंटम बना पाएंगे, अदरवाइज कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, पहले कोशिश हमेशा करना कि आप एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करें। एनसीईआरटी आपका बेस बनाएगी, एनसीईआरटी आपका इंटरेस्ट डेवलप करेगी और कंसिस्टेंसी भी लाएगी, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको बुक्स फाइनलाइज करनी है। बुक्स वगैरह कहाँ मिलती है, कौन सी मार्केट में मिलती है? देखिए, बुक्स कहीं भी मिल जाएगी। दिल्ली के हो आप तो दिल्ली में भी आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है वैसे तो,
दिल्ली में भी बहुत सारे स्टोर्स वगैरह हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, ORN वगैरह में भी मिल जाती है। प्लस कुछ वैल्यू एडिड मटेरियल्स भी आप इकट्ठा कर सकते हैं, जो मटेरियल मार्केट में बहुत फेमस हो, वो सब चीज़ें भी आप पहले से इकट्ठी करके फिर उसी बुक लिस्ट पे पूरी की पूरी तरह रिलाय करिए। उसी को ही मान लीजिए कि यार अब यही है, पढ़ना है तो इन्हीं में से पढ़ना है, चाहे इसी को ही 10 बार पढ़ लूँ, पर रिलाय करना पड़ेगा आपको एक ही बुक लिस्ट में। ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल बुक्स में विश्वास करें, एक ही बुक पर रिलाय करें और उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान शेड्यूल बनाइए, ठीक है। क्योंकि यार क्या होता है ना, जब हमारे पास अच्छा प्लान अच्छा शेड्यूल हम बना लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक प्रॉपर हम रूटीन बना पाते हैं, हम अपना माइंड सेट बना पाते हैं, यार मुझे यही पढ़ना है, अब मैं अपना डे प्लान कर सकता हूँ। देन यू विल बी एबल टू डे प्लान योर डे। प्लान कर पाओगे डे तो कहीं ना कहीं आप कंसिस्टेंट रहोगे, कंसिस्टेंसी आएगी। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ध्यान रखिएगा स्टडी प्लान बनाते समय, ये भी आपको चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि एक आप अपना स्लीपिंग टाइम सेट कर लें। मतलब अगर आप मान लीजिए 10 बजे सोते हैं, 10-11 बजे, मान लीजिए आप 2 से 4 बजे के बीच में सोते हैं, तो एक आपका अराउंड आपको पता होना चाहिए कि मेरा स्लीपिंग टाइम 11 बजे है, या मतलब 11, 11:30, 12 बजे। तो उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाना। ऐसा नहीं कि यार मैं कल से 11 बजे सोऊंगा, बस 11 बजे मैं एकदम आंखें बंद कर लूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास एक प्रॉपर मतलब अंदाज़ा लगा लो, 11, 11:30 सोता हूँ, 2 बजे सोता हूँ, 2:30 बजे सोता हूँ, क्योंकि उससे आपको पता लग जाएगा कि आप लेट नाइट पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, मॉर्निंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने आगे का टाइम भी उसी तरीके से प्लान कर सकते हैं। समझ आ रही है चीज़। उसके अलावा स्टडी प्लान बनाते समय ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको डेली के 2 से 3 स्लॉट्स रखने हैं अपने दिन के, 2-2, 3-3 घंटे के होने चाहिए एक दिन के अंदर, जिसमें आप प्लान करें और पीसफुली स्टडी करें। 2 से 3 स्लॉट बैठिए, 2-3 घंटे के लिए बैठिए और पीसफुली आप स्टडी कर सकें, चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। ये चीज़ आपको डिसाइड करना ज़रूरी बन जाता है, ठीक है। यू नीड टू थिंक लाइक एन ऑफिसर, एक ऑफिसर की तरह सोचिए, उसी तरीके से पढ़िए, प्लान करिए अपना डे। ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट करना है कि कभी भी कुछ भी कर लो। स्टॉप वॉच लेके बैठिए, कोशिश करिए आपके पास स्टॉप वॉच हो कि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ आप कितना टाइम लेके पढ़ रहे हैं। रैंडमली मत पढ़िए, कुछ भी टाइम के साथ पढ़िए, क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस है। कोशिश करिए टाइम कम से कम वेस्ट हुए, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपका टाइम निकल जाएगा। 1 साल के लिए कर रहे हो आप, 2 साल के लिए कर रहे हो, यू नेवर नो कि कब वो 1 साल 2 साल आपके निकल जाएंगे, ठीक है। समझ आई बात। तीसरी चीज़ है ऑप्शनल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को पता भी होगा, हो सकता है आधे बच्चों को नहीं पता। ऑप्शनल जैसे भी कोई सब्जेक्ट्स होते हैं, देखिए ऑप्शनल यूपीएससी में आपका जीएस के साथ साथ आपका मेंस में ऑप्शनल भी होता है, जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, आप उसके लिए वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं, वरना यूपीएससी की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं कौन कौन से यूपीएससी सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। देखिए ऑप्शनल डिसाइड करना एक बहुत ही क्रूशियल कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें जल्दबाजी मत करना कि यार अब मैंने देखा कि कोई दूसरी कोचिंग का नया बैच शुरू हो रहा है, हिस्ट्री का ऑप्शनल का बैच शुरू हो रहा है, या किसी भी PSIR ऑप्शनल का, सोशो ऑप्शनल का, तो मुझे यही ले लेती हूँ, फटाफट ज्वाइन कर लेती हूँ। नो, ध्यान से बैठिए, सोचिए, समझिए, इसको पूरा टाइम दीजिए। कैसे आप इसको सोचेंगे कि क्या लेना है क्या नहीं लेना, PYQs वगैरह एनालाइज करके समझिए, ठीक है। नोट्स वगैरह थोड़े से रेफ़र करिए कि आपका इंटरेस्ट है नहीं है उस सब्जेक्ट में, ठीक है। हो सकता है आपको एक आपने 2-3 दिन दिया हो एक ऑप्शनल को, आपको पसंद नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर शुरू में आप इस पर टाइम वेस्ट करके डिसाइड कर लेते कि यार मुझे यही लेना है, तो आपका टाइम कहीं ना कहीं आगे जाके सेव करेगा, ठीक है। क्योंकि कई ऑप्शनल्स करंट बेस्ड होते हैं, कई ऑप्शनल स्टैटिक बेस्ड होते हैं, तो ये सब चीज़ आपको शुरू में डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन सा फाइनलाइज करना है। इवन अगर आपको 10 से 15 दिन लग रहे हैं ना, तो 10 से 15 दिन ले लीजिए, बट ऐसा नहीं कि यार आपने 2-3 महीने एक ऑप्शनल पढ़ लिया, फिर आपने सोचा यार नहीं ये नहीं हो रहा मुझसे, ऐसे नहीं होना चाहिए। 10 से 15 दिन दीजिए, अच्छे से फाइनलाइज कर लीजिए कि कोचिंग भी लेनी है नहीं लेनी, कौन सा ऑप्शनल लेना है, खुद से पढ़ना है, क्या मटेरियल लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। अब ऑप्शनल का कब सोचना है, ऐसा नहीं कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी करूँगा फिर ऑप्शनल की, नो। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप NCERT वाले फेज़ में हैं, जब आप NCERTs वगैरह पढ़ रहे हैं, उसी के साथ डेली थोड़ा सा ऑप्शनल, कोई भी आपको जो इंटरेस्ट में आपको शॉर्टलिस्ट करें आप 2-3 ऑप्शनल्स, उसको डेली थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए एक ऑप्शनल को। पहले उस बेसिस पे पढ़िए कि यार मुझे ये समझ आ रहा है, 2-3 दिन एक ऑप्शनल में। फॉर एग्जांपल मैंने सोशो डिसाइड किया अगर, तो सोशो में आप 2-3 दिन पढ़ के देखिए कि आपको समझ आ रहा है, PYQs वगैरह आपको इंटरेस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको करंट की चीज़ें पसंद है, कुछ होते हैं जो स्टैटिक चीज़ें, ठीक है, थियोरेटिकल चीज़ें, तो उस अकॉर्डिंग उसको डिसाइड करिए। बट ऑप्शनल डिसाइड करना बहुत ज़रूरी बन जाता है,
ठीक है। इससे मुझे ये चीज़ याद आई कि दूसरी चीज़, बच्चे सोचते हैं कि यार प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मेरे को 3 महीने पढ़ूंगा, फिर मैं मेंस के लिए अलग से पढ़ूंगा, फिर मैं इंटरव्यू के लिए अलग से तैयारी करूँगा। ऐसा नहीं होता है। तीनों को आपको साथ में लेके चलना है, इंटीग्रेट करके चलना है कि कोई भी अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यार ये टॉपिक मेरा प्रीलिम्स में किस तरीके से पूछा जा सकता है, यही टॉपिक मेंस में किस तरीके से आ सकता है, और इंटरव्यू में मेरे को कैसे पूछ सकते हैं, कुछ ओपिनियन आप बनाइए। तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि आप प्रीलिम्स के लिए पहले सोचें फिर मेंस के लिए। बच्चे गलती करते हैं, बच्चे क्या करते हैं प्रीलिम्स पे, अगर प्रीलिम्स की मतलब बिगिनर्स होते हैं ना तो पूछते हैं प्रीलिम्स ही पढ़ना है यार, प्रीलिम्स पढ़ते रहते हैं। नो, यू नीड टू प्रिपेयर योर मेंस, और इंटरव्यू के लिए भी आपको थोड़ा बहुत आप देखते रहिए कौन से टॉपिक्स करंट में है, कैसे पूछे जा सकते हैं, ओपिनियन बनाइए। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी आपको ज़रूरी बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट मिस्टेक्स जो आपको ध्यान रखनी है, जो बच्चे करते भी हैं, कि दे स्टार्ट राइटिंग आंसर्स फ्रॉम डे 1। देखिए, आंसर राइटिंग कभी भी एकदम आप बिगनर हो और आप सोचो कि यार मैं अब आज से ही आंसर राइटिंग भी करूँगा मेंस का, नहीं, बिल्कुल ऐसी गलती मत करना कि आप आंसर राइटिंग शुरू से ही शुरू कर दो। मतलब जिस दिन आपने NCERT की बुक उठाई उसी दिन से आपने शुरू कर दिया, यार मैं तो अभी से करूँगा, हज़ारों टेस्ट लिख दूंगा। नो, यू डोंट हैव टू राइट आंसर्स फ्रॉम डे 1। ये ध्यान रखिएगा। आंसर राइटिंग, देखो आंसर राइटिंग अगर आप कर रहे हैं, अगर आप 150 वर्ड का भी कोई आंसर लिख रहे हैं तो उसके लिए आपके पास कंटेंट भी तो होना चाहिए। 150 वर्ड में कुछ कंटेंट भी तो लिखेंगे। जब आपने पढ़ा ही नहीं है आज तक कुछ, आप NCERT से ही शुरू करने जा रहे हो, तो आप कहाँ से लाओगे कंटेंट? तो इसलिए पहले कंटेंट डेवलप करिए, अपने माइंड में कंटेंट डालिए, थोड़ा सा कंटेंट को डालिए, उसके बाद सोचिए कि कंटेंट के बाद स्ट्रक्चर वगैरह सीखिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि पहले आपको याद करना है चीज़ें, मतलब लर्न करनी है। यू हैव टू लर्न फर्स्ट, यू हैव टू गेन नॉलेज फर्स्ट, देन आप कर सकते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि रैंडम कोई भी प्रोग्राम वगैरह भी ज्वाइन कर लेते हैं कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर देता हूँ फटाफट, क्रैश कोर्स ले लेता हूँ, टेस्ट सीरीज़ खरीद लेते हैं, 50-50 हज़ार रुपये वेस्ट कर देते हैं एक बारी में। नहीं यार, अभी नहीं करना। आप एकदम बिगनर हो, आप NCERT पे पढ़िए, पहले थोड़ा समझिए, कंटेंट बनाइए, उसके बाद आप सोचिए कि अब मुझे टेस्ट सीरीज़ लेनी है नहीं लेनी। तो कभी भी डे 1 से आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी। ये ज़रूर हो सकता है कि एक तरीका कि या तो आप पहले NCERT कंप्लीट कर लो सारी, फिर आप सोचो कि चलो मैं स्टार्ट तो कर देता हूँ एक बार, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि यार NCERT में कोई एक सब्जेक्ट उठाया, उसका एक चैप्टर पढ़ा, फिर उस चैप्टर के पीछे आपको पता है कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्वेश्चंस मैंने अटेंड कर लिए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस है उसको लिख सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि आपने टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करनी शुरू कर दी, देखिए वो वेस्ट हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें करिए कि आप उसमें खुद प्रैक्टिस करिए। खुद प्रैक्टिस करने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ अब थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे आंसर्स वगैरह लिखने हैं, तो कोई भी प्रोग्राम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं आंसर राइटिंग का, या फिर खुद भी कर सकते हैं। जैसे हम लोगों के पास भी अनलिमिटेड आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है, जिसमें हमने भाई टेस्ट सीरीज़ नहीं दे रहे कि आपको सिर्फ 25 टेस्ट मिल रहे हैं, 40 टेस्ट मिल रहे हैं, ऐसा नहीं देते हम। इसमें इसलिए नहीं देते क्योंकि हम चाहते हैं बिगिनर्स प्रैक्टिस करें। बिगिनर्स को प्रैक्टिस करने के लिए टाइम चाहिए। वी वांट यू टू राइट अनलिमिटेड आंसर्स। आपको डेली के प्रैक्टिस करने आंसर्स, जितना आपको प्रैक्टिस करना है। जो मान लीजिए आपने कोई भी एक चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर से आपको मान लीजिए मेंस के 10 क्वेश्चन बन जाते हैं, या मान लीजिए उसमें से 2 PYQs आए हुए हैं, 5 क्वेश्चन और आपने ढूंढ लिए कहीं से, 2-3 क्वेश्चन हमसे ले लिए, तो 10 क्वेश्चन आप कर रहे हैं। तो उस टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। प्रीलिम्स वाइज तो आप कर ही रहे हैं स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करके, और मेंस में भी वो टॉपिक आपका मेंस के लिए भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा चलता है, ठीक है। अब इसकी ज़्यादा डिटेल्स मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगी, बट आपको इसमें ज़्यादा कुछ भी इसमें पूछना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई उसकी, ठीक है। सिलेबस का मैंने आपको बताया कि आपको सिलेबस पे ध्यान देना है। ये ध्यान रखिएगा, सिलेबस आपकी टेबल पे, आपके डेस्क पे ऑल टाइम आपके सामने होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपको समझ आए पेपर में करना क्या है, किस चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिलेबस आपको डेली रिवाइज करना है, डेली देखना है, गो थ्रू द सिलेबस डेली, ठीक है। समझ आई बात। नेक्स्ट चीज़ जो देखनी है हमें वो ये है कि बच्चे क्या करने लग जाते हैं, शुरू से ही मंथली मैगजीन, करंट अफेयर्स के लिए शुरू से ही सोचते हैं यार मंथली मैगजीन पढ़ेंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन आती है, ठीक है। तो मंथली मैगजीन्स ना शुरू से, मतलब कोशिश करिए शुरू में ना लगाएं आप ना। न्यूज़पेपर्स रीड करने की कोशिश करिए। न्यूज़पेपर्स आपको काफ़ी हेल्प करते हैं, काफ़ी चीज़ों में, एडिटोरियल वगैरह आप पढ़िए। तो कोशिश करिए शुरू के कुछ महीने तो एटलीस्ट आप न्यूज़पेपर पढ़ पाएँ, बाद में जाके आप थोड़ा सा ये मंथली मैगजीन के शॉर्ट नोट्स वगैरह ले सकते हैं।
बट स्टिल कुछ बच्चों को जैसे कीड़ा होता है, यार नहीं मेरे को तो मंथली मैगजीन अच्छी लगती है, मेरे दोस्त ने बताया, तो थोड़ा सा आप गो थ्रू करने के लिए कर सकते हैं कि ठीक है एक बार देख लो, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि न्यूज़पेपर पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है एज इफ़ यू आर अ बिगिनर्स। आपकी रीडिंग हैबिट्स बनेगी, ठीक है, आपके अंदर वोकैब वगैरह आपका इंप्रूव होगा, आप एडिटोरियल वगैरह देखेंगे तो ओपिनियन वगैरह बना पाएंगे। तो ये कोशिश करिए, न्यूज़पेपर को पढ़िए और उस न्यूज़पेपर को अपने सब्जेक्ट के साथ लिंक करने की कोशिश करिए, स्टैटिक सब्जेक्ट को अपने लिंक करने की कोशिश करिए न्यूज़पेपर के साथ। न्यूज़पेपर पढ़े, कोई टॉपिक आ रहा है, हाँ मेरे स्टैटिक सब्जेक्ट से लिंक हो रहा है, तो ये सब चीज़ें आप कोशिश करिए कि आप ऐसे कर पाएँ, ठीक है। समझ आ रहा है? शुरू से मंथली मैगजीन में मत भागना, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि शुरू से ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, जो मैंने आपको बता भी दिया है जैसे कि सेट टाइम लिमिट, एक टाइम लिमिट बना के चलिए अलग अलग एग्ज़ाम्स के फेज़ के लिए, फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एग्ज़ाम। जैसे आपकी बुक फाइनलाइज हो जाती है, आपने बुक फाइनलाइज करी, ठीक है, आपके पास फाइनलाइज हो गया, आपके पास एक रफ प्लान आ गया, एक टाइम लिमिट के साथ करिए, बिना टाइम लिमिट के मत करना, वरना तो आपको लगेगा ये वाला साल का अटेम्प्ट यार हो ही नहीं पाया मेरा तो 2025 वाला, छोड़ अब 2026 दे देंगे। नो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, टाइम फ्रेम रखना ज़रूरी है। इवन आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको शुरू में आप नहीं रख सकते आंसर राइटिंग के टाइम पे भी, बट एक पॉइंट के बाद आपको आंसर्स लिमिट में लिखने हैं। 3 घंटे का FLT है तो 3 घंटे में कोशिश करना है ख़त्म करने का, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी आप ले सकते हैं, बुक वगैरह फाइनलाइज हो जाए, वैल्यू एडिशन कर सकते हो, फिर उस अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करें। जैसे कि अगर आपने मान लिया कि यार मैं हिस्ट्री 5 से 6 महीने लूँगा, तो ये टाइम लिमिट सेट करना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि यार नहीं यार मैं कैसे कर पाऊँगा 5-6 महीने में, नो, यू हैव टू लिसन ऑफ टाइम, आपको टाइम की सुननी पड़ेगी, वरना टाइम भाग जाएगा, नहीं पता लगेगा कब पूरा 1 साल निकल गया। टाइम की सुनिए, अपनी मन की मत सुनिए। मन की सुनेंगे तो फिर मन तो कहता है अब मत पढ़, नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मन की नहीं सुननी है, ठीक है। समझ आ रहा है? इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है कि अपना करंट अफेयर पे भी आप स्ट्रॉन्ग करें, न्यूज़पेपर पढ़िए, ऑप्शनल भी आपका स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि आप अपना ऑप्शनल वगैरह फाइनलाइज कर लेंगे शुरू के 10-15 दिन में, फिर डेली थोड़ा थोड़ा ऑप्शनल पढ़िए, PYQs वगैरह प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। बट अगर आप करेंगे ही नहीं तो फिर कुछ भी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि व्हाट मैटर्स इज़ प्रोग्रेस मैटर करती है कि आपके अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है। कई बार ऐसा होता है बच्चे क्या करते हैं, यार एक दिन तो पढ़ लिया, 12 घंटे 15 घंटे कोई मोटिवेशन वीडियो देख ली, किसी टॉपर्स का देख लिया, अपने पड़ोसी को देख लिया, रैंक आ गई, UPSC हो गया, बहुत ही मोटिवेटेड फील हो गए, भाई 12 घंटे बना ली, 15 घंटे पढ़ लिया। अगले दिन फिर उन्होंने 12 से 15 घंटे पढ़ लिया, और फिर तीसरे दिन आते आते 8 घंटे, फिर चौथे दिन तो भाई नहीं, थक गया, मैं नहीं पढ़ रहा। तो नहीं, व्हाट मैटर्स इज़ कंसिस्टेंसी, कि आप डेली पढ़िए, चाहे आपको डेली 5 घंटे ही आप पढ़ रहे हैं, बट वो डेली की डेली ही पढ़िए, ठीक है। कंसिस्टेंसी यहाँ आती है, ठीक है। क्योंकि पता है क्या होता है, हम लोग प्रिपरेशन के टाइम में ना बहुत इम्पेशेंट होते हैं, हमें ऐसा लगता है यार अभी पढ़ा है तो अभी रिजल्ट आ जाए, ऐसा नहीं होता है, चीज़ों को टाइम लगता है। टाइम दोगे, UPSC टाइम आपसे मांगता है कि आपको UPSC के अटैम्प्ट के लिए, आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम देना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा, यू विल बी बेटर देन योर पास्ट से आप बेटर होंगे, ठीक है। कल जो आने वाला होगा वो आपको फील होना चाहिए अंदर से कि यार जो कल मैं हूँ ना, वो आज से तो बेटर हूँ, एटलीस्ट कुछ नॉलेज हो मेरे पास, कुछ सीखा हो मैंने। ऐसा ना हो कि आपने कुछ सीखा ही नहीं और सिर्फ आपका दिन टाइम सब वेस्ट हो जाए, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ चीज़ें ये भी करते हैं कि यार बहुत ज़्यादा ना सोशल मीडिया पे डिपेंड हो जाते हैं, टू मच डिपेंडेंसी ऑन सोशल मीडिया पे वही टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, इन्होंने ट्रिक्स वगैरह डाल दी, किसी ने वो डाल दिया, ये कंटेंट डाल दिया, किसी ने कुछ फ्री फाइल्स भेज दी, सब पे डिपेंड होने लग जाते हैं। देखिए सब चीज़ पे नहीं डिपेंड होना है। सोशल मीडिया ठीक है, एक हद तक आपकी हेल्प कर सकता है, बट बात यह है कि पूरा का पूरा सिर्फ सोशल मीडिया पे कि यार टेलीग्राम पे मैंने इस चैनल को फॉलो किया हुआ है, इस चैनल पे जो कंटेंट आएगा सारा पढ़ दूंगा, नो, यू नीड टू वर्क अकॉर्डिंग टू यू। आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मुझे पढ़ना है, क्या मुझे पढ़ना है, आपको अपने अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। किसी का प्लान भी आप ऐसे चुरा लो, ऐसे नहीं होता। यू नीड टू वर्क अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपको पता है आप कैसी पर्सनालिटी हो, तो आपको अपने अकॉर्डिंग टारगेट बनाने, अपने प्लान्स बनाने हैं, ठीक है। कोशिश करिए ज़्यादा इंटरनेट वगैरह पे फोकस ना करें। फोकस आपका बहुत ज़रूरी है कि आप खुद पे फोकस करें, खुद के टारगेट्स बनाएं, खुद सीखें। समझ आ रही है बात? अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि भाई NCERT पढ़नी शुरू की, पहले ही बिगिनर्स हैं, पहले ही दिन से नोट्स बनाने शुरू कर दिए। नहीं यार, पहले दिन से नोट्स नहीं बनाने,
शुरू में आप रीडिंग पे ध्यान दीजिए कि नो एनसीईआरटी है, अगर मान लीजिए आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी मैंने फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की निकाली, एंशिएंट इंडिया की, तो उसको पढ़िए, 1-2 बार ऐसी रीडिंग करिए, क्योंकि अगर शुरू में ही आप नोट्स बनाने लगोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा यार सब इंपॉर्टेंट है, वाओ ये भी अच्छा है ये भी अच्छा, सब बना दोगे। तो मान लीजिए 5 पेज का चैप्टर है ना, तो आप नोट्स भी मान लो 6 पेज के बना दोगे, क्योंकि आपको सब अच्छा लगेगा, हैंड रिटन नोट्स वगैरह बनाओगे। तो कोशिश करिए कि शुरू में आप रीड करें 2-3 बार पढ़ें, फिर आपको लगेगा यार ये चीज़ है जहाँ मुझे बार बार प्रॉब्लम हो रही है, याद नहीं हो रही है, ये मुझे लग रहा है काम का है, PYQ में आपने देख लिया, फिर जाके आपके नोट्स बनते हैं। तो ये कोशिश करिएगा कि नोट्स बनाएं, बट नोट्स फर्स्ट रीडिंग में नहीं बनाएं। अब नोट्स भी आपको कैसे बनाने हैं, आप कोशिश करिएगा आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं। हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस वगैरह भी होती है, राइटिंग वगैरह भी इंप्रूव होती है, ठीक है। और अपने वर्ड्स में आप लिखने की कोशिश करिए जो कि शॉर्ट हो, ऐसा नहीं पूरा का पूरा बुक का सेंटेंस चिपका दो, ऐसा हो कि जो रिवीजन के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे आप एकदम से रिवाइज कर सके, ठीक है। शॉर्टर होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए, इस तरीके से आपको बनाने हैं। समझ आ रहा है बात? आगे अगर मैं बात करूं और क्या क्या गलतियां बच्चे कर लेते हैं कि रिवीजन तो नहीं करते हैं। अब मैं भी मान लो भाई कोई ए बंदा जो है उसने क्या किया, पढ़ना तो शुरू कर दिया, पहले दिन पहला चैप्टर कर दिया, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा, मस्त कर रहे हैं, बट रिवीजन ही नहीं है तो कुछ याद ही नहीं रहेगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी बन जाता है, आप वरना भूल जाओगे कि आपने 2 दिन पहले क्या पढ़ा, 5 दिन पहले क्या पढ़ा। रिवाइज़ करिए, जो भी आप फर्स्ट डे पढ़ रहे हैं वो सेकंड डे की मॉर्निंग में उठते ही पहले रिवाइज़ कर लो, जिससे कि आपके दिमाग में रहे कि यार मैंने कल ये पढ़ा था, ठीक है। और फिर लास्ट जब आपका वीक का एंड आ रहा है उस दिन भी रिवाइज़ कर लो जो भी आपने 5 डेज़ में पढ़ा। फिर मंथ के एंड में कर लो, ठीक है, मंथ ख़त्म होते ही पढ़ लो, फिर थोड़े दिन में उसके टेस्ट लगा लो। तो इस तरीके से आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी। तो ये रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे आप कितना भी पढ़ लीजिए। समझ आ रही है बात? नेक्स्ट चीज़ जो बच्चे करते हैं गलती, वो ये है कि बच्चे ना क्या करते हैं, रीडिंग करते रहते हैं। उनको लगता है यार सिर्फ पढ़ना ही होता है, UPSC मतलब पढ़ो, मतलब राइटिंग नहीं करते हैं। अगेन मैंने अभी आपको समझाया कि आंसर राइटिंग भी ज़रूरी है। हो सकता है अब आप लोग आंसर बहुत गंदा लिखे पहले दिन दूसरे दिन। पहले दिन से मेरा मतलब है कि जब थोड़ा सा सिलेबस आपने कर लिया हो, बट लिखना बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर 3 फेज़ आते हैं UPSC के अंदर, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तो प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग है, इससे रैंक नहीं बनती आपकी। ये तो MCQ ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसमें आपको पूरे टॉप मतलब 200 में से 200, 100 में से 100 नहीं लाने हैं, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, कट ऑफ 200 में से 200 नहीं लाने हैं। बात जो है रैंक आपकी जो बनती है वो मेंस और इंटरव्यू के स्कोर से बनती है। तो मेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इसमें आपको लिखना होता है, इसमें आपको आंसर्स की प्रैक्टिस करनी होती है। तो रीडिंग के साथ साथ आपको राइटिंग भी एक पॉइंट के बाद करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यूजुअली बहुत गलतियाँ करते हैं। बच्चों को ऐसा लगता है यार सारे ट्रिक्स वगैरह जो होते हैं ना, आजकल बहुत लोग ना ट्रिक्स और टिप्स दे रहे हैं कि प्रीलिम्स क्रैक करने की ट्रिक्स हैं, जहाँ पे आपको दिखे ऑप्शन सी, कुछ भी नहीं आ रहा ऑप्शन सी टिक करके आ जाओ, या फिर इसमें अगर ऐसे दिखे ऑलवेज वगैरह, ऐसे कुछ कंडीशन दे देते, ऑलवेज लिखे तो वो ऑप्शन गलत ही होगा हमेशा। तो इतनी ज़्यादा ट्रिक्स एंड टिप में ना आप मत लगिएगा, इतनी ट्रिक्स एंड टिप्स में मत लगिएगा, बहुत अननेसेसरी बन जाती है। इतनी ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं होती हैं। ये ध्यान रखिएगा कि आपको खुद आपकी अंडरस्टैंडिंग बनानी है और उस हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करना है। समझ आ रही है बात? अब मैं इस वीडियो को इतना लंबा नहीं करूँगी। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बस यही बोलूँगी कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी जो हमें ध्यान रखनी है प्रिपरेशन करते समय। पहली चीज़ तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। प्रॉपर स्ट्रैटेजी के लिए आपको क्या चाहिए कि आपके पास एक सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग हो, सिलेबस आपको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होल्ड करने हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं रखने हैं, होल्डिंग ऑफ नोट्स वगैरह इतने नहीं होने चाहिए आपके पास, ठीक है। ज़्यादा रिसोर्सेज फॉलो मत करो। समझ आ रही है बात? दूसरी चीज़, अगर आप कोई कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि सेल्फ स्टडी आपके पास इतना टाइम हो कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, पूरा दिन कोचिंग में निकल जाता है, थक जाते हैं, सो जाते हैं, फिर अगले दिन कोचिंग, तो सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने तरीके से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एज़ कम्पेयर टू सिर्फ कोचिंग, ठीक है। समझ आ रही है? आपको ये भी ध्यान रखना है
कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलनी है। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी साथ में लेके चलनी है। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स के लिए पहले पढ़ूंगा फिर मेंस के लिए, नो। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच आपके पास होनी चाहिए। मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। मॉक्स वगैरह आपको लगाने हैं। जब आपको थोड़ा सा आप लोग सब्जेक्ट वगैरह कंप्लीट करें, एक चैप्टर भी करते हैं तो उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। तो मॉक्स वगैरह लगाने हैं और उन मॉक्स को इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट ये नहीं कि मार्केट में ही हर जगह हो, खुद भी इवैल्यूएट आप कर सकते हैं। प्रीलिम्स के टेस्ट हो तो आप खुद इवैल्यूएट करिए। आप गलती बच्चे ना ये करते हैं कि अपने जो गलत ऑप्शंस होते हैं ना उनको एनालाइज ही नहीं करते, वो गलत क्यों हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं, मेरी गलती हो क्यों रही है। यू नीड टू इवैल्यूएट योर मिस्टेक्स। समझ आ रही है बात? समझ आ गई बात? नेक्स्ट चीज़ ये है कि ज़्यादा ओवरथिंक मत करना। बच्चे क्या सोचते रहते हैं, यार होगा नहीं होगा, ओवरथिंक बहुत करते हैं रिजल्ट को लेके कि मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसका तो नहीं हो पाया, वो 5 अटैम्प्ट दे चुका, 2 अटैम्प्ट दे चुका। इतना नहीं सोचना। इससे क्या होगा ना, आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो। जितना ज़्यादा आप रिजल्ट को सोचोगे उतना ज़्यादा आपको नेगेटिव वाइब्स आएंगी। जितना ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आएंगे आप उतना ज़्यादा आपका मूड वगैरह ऑफ हो जाएगा। जितना बैड मूड होगा आप पढ़ना छोड़ दोगे। आप सोचोगे यार मैं नहीं, यार थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें मत लेके आना, इतना ओवरथिंक नहीं करना। वो कहते हैं ना कि कर्म करें फल की चिंता ना करें, तो वही है। कोशिश करें कि आपको पढ़ना है, अपने टारगेट पूरे करने हैं, जो भी आपने डेली के टारगेट बनाए वो पूरे करें। रिजल्ट का मत देखिए। समझ आ रही है बात? डोंट आइसोलेट योरसेल्फ। बहुत बड़ी मिस्टेक है। बच्चे क्या करते हैं ना, यार यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ मैं दोस्त वोस्त कुछ नहीं लूँगा, ठीक है। ये गलतियाँ बहुत करते हैं। तो अपने आप को आइसोलेट नहीं करना है, आपको अपने आप को आपको अलग नहीं करना है। आपको दोस्त होने चाहिए, आपके पास एक पीयर ग्रुप होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एक गुड पीयर ग्रुप होना ज़रूरी है। जो बच्चे आपकी तरह अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हो, सीरियस हो, एक सीरियस एस्पिरेंट वाला पीयर ग्रुप आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्त भी चाहिए होते हैं यार, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना कि मैं तो बढ़िया प्रिपरेशन कर दूँगा, मैं तो हर बार प्रीलिम्स निकाल देता हूँ, मेरा तो हर बार निकलेगा। नहीं, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करना है चीज़ों से। अगर आपको टायर्ड हो रहा है, अगर आप 6 डेज़ अच्छे से पढ़ रहे हैं तो एक दिन का ब्रेक लेना भी बनता है। ऐसा नहीं कि 7 के 7 दिन पढ़ना है, 15-15 घंटे पढ़ना है। ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है, अपने आप को सोशल मीडिया वगैरह में इतना नहीं घुसना है, ठीक है। दूसरी चीज़, बच्चे सीसेट पे फोकस नहीं करते हैं टाइम पे। तो अगर आपका मैथ्स वगैरह बैकग्राउंड नहीं है, अगर आपकी मैथ्स वगैरह वीक है, तो ये कोशिश करेगा आप सीसेट को भी सफिशिएंट टाइम दे, ठीक है। सीसेट अपने आप में, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें यही हो रहा है, बच्चों के जीएस तो क्लियर हो रहे हैं बट सीसेट की वजह से वो प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहे। तो सीसेट पे भी ध्यान दीजिए थोड़ा बहुत ना, स्पेशली अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग मैं लास्ट में यही बोलूँगी, यू नीड टू एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी ऑफ दिस एग्ज़ाम। कोई अगर बोले ना कि यार नहीं हो जाएगा एग्ज़ाम, तो क्या दिक्कत है, हमारी कोचिंग से करो हो जाएगा, नो, यू नीड टू एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी। क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। यू नेवर नो कि कब होए कब नहीं होए, कुछ भी हो सकता है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको हार्ड वर्क करना है। यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू फॉलो योर टारगेट्स। आपको अपने टारगेट पूरे करने हैं बस। और इससे क्या होगा ना, आपके ऊपर प्रेशर कम होगा। अगर आप ये सोचते रहोगे कि यार कैसे होगा, नहीं होगा ही नहीं, उसका नहीं हो रहा, मेरा नहीं होगा, कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे या कुछ भी होगा तो प्रॉब्लम आएगी आपके लिए। यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ। आपको खुद पे बिलीव करना है। बहुत ज़रूरी बन जाता है कि आप खुद पे यकीन करें कि यार मैं कर सकता हूँ। अगर हम खुद पे बिलीव करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सक्सेस की तरफ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कई लोग IRS बन जाते हैं, फिर अगले अटेम्प्ट में वो देते हैं तो फिर वो IPS बन गए, फिर IAS बन गए। कैसे बन गए यार? क्योंकि वो खुद पे बिलीव करते हैं कि मैं अगर IRS की तैयारी कर सकता हूँ तो मैं IPS भी बन सकता हूँ। तो यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ। अपने ऊपर बिलीव रखिए। एक राइट गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उसके लिए एक राइट अप्रोच होनी चाहिए। अगर आप खुद से नहीं कर पाते तो आप हमारे थ्रू भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग भी मेंटरशिप वगैरह देते हैं जिसमें आप पूछ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। गाइडेंस वगैरह कभी भी चार्जेबल नहीं होती। कभी भी कोई आप फंसे, कोई डाउट हो तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एट द एंड आई वुड से योर माइंड इज़ दी ओनली थिंग जहाँ पे आपको देखना है। राइट अप्रोच के साथ स्टार्ट करिए, सब कुछ है। वो कहते हैं ना, योर माइंड शुड बी योर सर्वेंट, नॉट मास्टर। ऐसा ना हो कि आपका माइंड आपको चला रहा हो। आपको अपने हिसाब से आपको कराना पड़ेगा। रिवीजन करिए, टाइम मैनेजमेंट करिए, सब चीज़ों का ध्यान रखिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो यूजुअली बच्चे कर देते हैं, बिगिनर्स हो या प्रिपरेशन के टाइम पे कर देते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मैंने काफ़ी डिटेल्ड वीडियो और काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस करी है। आई होप आप लोगों को हेल्प करेगी। स्टिल कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमको पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं।
सो थैंक यू सो मच गाइस.